नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पुरानी कहावत है और इसका मतलब क्या होता है ये भी आप लोग अच्छे से समझते हैं। मैं इस बारे में क्या कहूं, लेकिन आज आपको ये जरूर बता सकता हूं कि पीएम मोदी ने अब मणिपुर पर क्या कहा है। आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानसून सत्र की शुरुआत से पहले होम मिनिस्टर, सुन लीजिए ध्यान से, मानसून सत्र की शुरुआत से पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह ने सभी पार्टियों से कहा था कि वे मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ने मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी क्योंकि वे जानते थे कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उन्हें ही चुभेगा। मोदी ने यह भी कहा कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया है और पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दिया है। विपक्ष के सदस्य संसद बीच में ही छोड़कर चले गए। सच तो यह है कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे, क्योंकि वोटिंग होती तो घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। जरा थोड़ी सी उनकी बाइट सुना देता हूं, मोदी जी की जुबानी, जरा सुन लेते हैं, सुनिए। देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है, उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे। आप जानते हैं कि विपक्ष ने संसद से वॉकआउट इसलिए किया था क्योंकि 2.25 घंटे के भाषण के बाद भी मोदी जी मणिपुर का नाम नहीं ले रहे थे। और वो जब इंडिया का वॉकआउट हुआ, यानी विपक्षी गठबंधन का वॉकआउट हुआ, तब मोदी जी ने 2 मिनट के लिए मणिपुर पर अपनी बात रखी और अब वो मणिपुर का सच किसे चुभेगा इस बारे में बात कर रहे हैं। मणिपुर किसी को ना चुभे, मणिपुर में किसी को कुछ ना चुभे, असली मुद्दा तो यही है। और इसीलिए तो विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मगर पीएम मोदी इस अविश्वास प्रस्ताव में अपनी सत्ता वापसी के अवसर ढूंढने लगे। मोदी को जहां मौका मिलता है, आप जानते हैं, वो आपदा में अवसर निकाल लेते हैं या ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए अब बीजेपी के लिए आपदाएं यानी मुसीबतें बढ़ रही हैं, ये साफ नजर आ रहा है। संसद में विपक्ष की ताकत इतनी नहीं है कि वो सरकार को कोई कानून बनाने से रोक सके, लेकिन फिर भी विपक्ष ने इतनी ताकत तो दिखा ही दी कि मोदी को सदन में आने पर विपक्ष ने मजबूर कर दिया। दरअसल विपक्ष की ताकत और एकजुटता से अब मोदी डरने लगे हैं। विपक्ष के सांसदों को जिस तरह चुन चुन कर निलंबित किया गया, वो विपक्ष की ताकत को ही बताता है। आप जानते हैं कि संजय सिंह सबसे पहले निलंबित हुए, राघव चड्ढा को निलंबित किया गया, अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किया गया, डेरेक ओब्रायन को निलंबित किया गया था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा कानूनी पेच जो है वो सामने आ गया और इस कारण उन्हें फिर से वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी को संसद से बाहर रखने की पूरी कोशिश की गई, वो आप सबने देखा, लेकिन वो भी वापस आ गए। तो फिर उन पर बार बार लॉन्चिंग जैसे अनाप शनाप आरोप भी लगाए जाने लगे। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर कह रहे थे कि एक नहीं कई बार एक इंसान को बार बार कांग्रेस पार्टी न जाने क्यों लॉन्च कर रही है। खैर, संसद में बहुमत के बाद भी बीजेपी जिस तरह लाचार नजर आ रही है और मोदी जिस तरह बार बार चुनावी राज्यों में भाग रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि 2024 और उससे पहले अभी के चुनावों में बीजेपी की हालत खराब हो रही है। इंडिया के आगे अब बीजेपी को अपने पैर उखड़ने का डर दिख रहा है। मोदी बार बार इंडिया को घमंडिया कहकर यह साबित कर रहे हैं कि अब उनके पास व्यंग करने के लिए तर्कश में वाण नहीं बचे हैं। सारे तीर बेकार हो चुके हैं, जबकि इंडिया के तीर निशाने पर लग रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले संसद में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मणिपुर को लेकर के जो बातें कही हैं, उससे साफ समझ में आता है कि
बीजेपी के लिए अपना बचाव करना अब मुश्किल हो गया है। राहुल ने साफ साफ पूछा है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, क्यों वहां सेना का इस्तेमाल नहीं करते हैं। राहुल की बातों से बीजेपी को समर्थन करने वाली पार्टी के विधायक भी अब सहमत हो गए हैं। और यह बात जो कह रहा हूं, यह इधर उधर के विधायकों की बात नहीं कह रहा हूं, इधर उधर के सांसदों की बात नहीं कह रहा हूं, यह बात कह रहा हूं मणिपुर के ही। दरअसल बीजेपी के सहयोगी दल नगा पीपल्स फ्रंट के नेता और मणिपुर आउटर के सांसद लोरहो फोज ने कहा है कि वो संसद में मणिपुर पर बोलना चाहते थे। उनके एक साथी हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो संसद में बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें रोका गया। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि राहुल गांधी हमारे विपरीत खेमे से हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मणिपुर का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, उससे हम प्रभावित हुए हैं और इस समय इसकी जरूरत थी। लोरहो फोज ने यह भी कहा है कि मोदी को मणिपुर जाना चाहिए। तो आप देखिए कि मोदी जी के ही समर्थक दल के नेता और मणिपुर के 2 सांसद साफ साफ कह रहे हैं कि हमें बयान देने से, हमें अपनी बात रखने से संसद में रोका गया। यह बयान साबित करता है दोस्तों कि सच को अपने बड़े बड़े दावों से चाहे जितना दबाने की आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन सच कहीं ना कहीं से झांक कर आपका अपना चेहरा खासकर वो दिखा ही देगा, आपके सामने खुद को दिखा ही देगा। मोदी इसी सच से अब शायद डर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के सागर में मोदी ने फिर से अपनी सरकार को लेकर के बड़े बड़े दावे किए हैं। जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली करने के लिए मध्य प्रदेश के सागर में पहुंचे थे और वहां उन्होंने जो दावे किए उसमें कह रहे हैं कि हम गरीबों को भूख से मुक्त कर रहे हैं, हम गरीबों को भूख से मुक्त कर रहे हैं, उन्हें आवास दे रहे हैं, हमारी योजनाओं का लाभ दलितों और आदिवासियों को हो रहा है। मगर इसी मध्य प्रदेश में जिस तरह आदिवासियों पर, यह सवाल है दोस्तों, कि इसी मध्य प्रदेश में जिस तरह आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, मारने पीटने से लेकर चेहरे पर पेशाब करने जैसे अमानवीय अपराध हुए हैं, उसका जवाब मोदी कैसे देंगे ये देखना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार वायनाड पहुंचे थे और राहुल गांधी की सांसदी बहाल होना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि संसद के बाहर और संसद के भीतर दोनों जगह राहुल गांधी मोदी को एक जैसे तेवर से घेरते हुए नजर आ रहे हैं और यही मोदी के डर का सबसे बड़ा कारण है। राहुल गांधी वायनाड में क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुन लेते हैं सीधे। You have given me respect. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആദരവ് നൽകി. You can disqualify me 50 times, 100 times. This relationship will only become stronger. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ 50 തവണയോ 100 തവണയോ അയോഗ്യനാക്കാൻ സാധിക്കാം, പക്ഷേ വയനാടും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ. The BJP, you have to understand, the BJP aims at destroying families. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ, ബിജെപി ലക്ഷ്യമെടുക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കാനാണ്. India is a family, they want to divide it. ഇന്ത്യ എന്ന കുടുംബത്തെയാണ് ഇന്നവർ വിഭജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Manipur was a family, they try to destroy it. മണിപ്പൂർ എന്ന കുടുംബത്തെ അവർ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Thousands and thousands of families in Manipur destroyed by the policies of the BJP. ബിജെപിയുടെ ഈ വിഭജനത്തിന്റെ നശീകരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് മണിപ്പൂരിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. So they destroy families, they destroy the relationship between people. അവർ കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു, അവർ ജനത തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. We bring people together, we strengthen families, we strengthen the relationship between people. നമ്മൾ ജനതയെ അടുപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുന്നു, നമ്മൾ ജനതയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ഇഴയെടുപ്പത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. You think you have divided and destroyed Manipur? The BJP thinks you have divided and destroyed Manipur. BJP കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ മണിപ്പൂരിനെ നശിപ്പിച്ചു, മണിപ്പൂരിനെ വിഭജിച്ചു എന്നാണ്. We will bring Manipur back together. ഉറപ്പ് വരുന്നു, മണിപ്പൂരിനെ നമ്മൾ ആ ഏഴെടുപ്പത്തിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും തിരികെ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. We will bring love back to Manipur.
മണിപ്പൂരിലെ ജനതയ്ക്കിടയിലേക്ക് സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. We will bring mutual respect back to Manipur. മണിപ്പൂരിലെ ജനതയ്ക്കിടയിൽ പരസ്പര ബഹുമാനത്തെ നമ്മൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. It took you 2 months to do it. It took you 2 months to burn Manipur. It might take us 5 years to bring back to love to Manipur, but we will do it. എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഈ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരസ്പര ബഹുമാനത്തെയും സ്നേഹത്തെയും എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. This is the fight between the BJP and the Congress. ഇതാണ് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇതാണ് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം. तो यहां आप सुन रहे थे राहुल गांधी वायनाड में अपने संसदीय क्षेत्र में आज सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसमें मुख्य बात राहुल गांधी की सीधे सीधे शब्दों में मणिपुर को लेकर के, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर अब जो दावे कर रहे हैं, प्रतिदावे कर रहे हैं, उससे इतर राहुल गांधी ने सदन के अंदर जो बातें कही थी वो बातें और आज जो वायनाड में कह रहे हैं वो बातें, उन सब में वही समानता है कि मणिपुर में जो आग लगी हुई है उसे शांत करना जरूरी है। और कह रहे हैं कि ये 2-3 महीने 4 महीने जो भी हो जाए, लेकिन 5 महीने जो लगेंगे मणिपुर की में जो शांति बहाली के लिए वो हम कर देंगे। 5 साल की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि राहुल गांधी यहां अपनी बात रखते हुए और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर वार करते हुए, इंडिया को घमंडिया कहते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और जो बात पहले शुरुआत में मैंने रखी थी उस बात को जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा और ये क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। क्योंकि साँच को आँच नहीं, और अगर जो आप कह रहे हैं वही सच है तो देश की जनता तो देख रही है, सुन रही है जरा। लेकिन पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह क्या रहे हैं मणिपुर पर। ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं। तो देखा, सुना दोस्तों आपने, मणिपुर कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना नाम ले रहे हैं। हम लोग इसी कार्यक्रम में कहते थे मणिपुर का मां भी नहीं कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दलों पर, और सीधा सीधा जो आरोप लगा रहे हैं इस आरोप को क्या कहेंगे, सीधे शब्दों में इसे खारिज कर सकते हैं। राहुल गांधी जाते हैं मणिपुर और वहां जो कुछ देखते हैं, जो कुछ होता है उसका जिक्र करते हैं। वो पहले संसद भवन में, संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देते हुए, अपनी बात रखते हुए, और वहां 2 महिलाओं का जिक्र भी करते हैं। उन महिलाओं का जिक्र वो आज वायनाड में भी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले उन 2 महिलाओं का जिक्र करते हैं सदन के अंदर। और जब वो जिक्र कर रहे होते हैं तो उधर से कहा जाता है सत्ता पक्ष की ओर से कि कहानी कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं आप। तो राहुल गांधी कहते हैं झूठ मैं नहीं बोलता, झूठ आप बोलते हो। उसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी की तरफ से जो वीडियो, कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है सोशल मीडिया पे, उसमें क्या कुछ है, उसमें साफ साफ है कि उन 2 महिलाओं को भी दिखाया गया है और उन दोनों महिलाओं के साथ राहुल गांधी को दिखाया गया है, और वो पार्ट को भी दिखाया गया, उस पार्ट को भी जिस पार्ट में राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं सदन के अंदर। वो देखना यहां जरूरी है। प्रधानमंत्री को आप लोगों को सुना दिया, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपने सुन लिया, राहुल गांधी ने वायनाड में क्या कुछ कहा वो भी आपने सुन लिया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लग रहा था। मगर अब सुन लेते हैं कि राहुल गांधी यहां कह क्या रहे हैं। सुनिए जरा उनकी जुबानी, और फिर सीधे आएंगे। हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा, आगे बढ़ेंगे। मगर यह सुनिए कि राहुल गांधी ने सदन के अंदर जो कुछ कहा
उसका प्रमाण दे रहे हैं और उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं जो कह रहे थे कि ये झूठ कह रहे हो तुम। सुनिए। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, और अगर आपने देखा होगा कल तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए। मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं क्या हुआ तुम्हारे साथ? जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। That is why we wanted Manipur to be on the agenda in Parliament. And what did the Prime Minister do? He ridiculed the state. He ridiculed the women of the state. And the Prime Minister should speak not as a petty politician, as the leader of a political party, but the Prime Minister should speak with the weight of the Indian people behind him. And it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad. He is our representative. He's my representative. He's all our representative. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is. तो देख लिया, सुन लिया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी और राहुल गांधी की बात भी। राहुल गांधी ने सीधा सीधा प्रमाण जाहिर कर दिया यहां पर, जारी करके, बता करके यहां पर उस वीडियो के जरिए कि ना मैं झूठ नहीं बोल रहा था, जो कुछ देखा वो कैमरे में कैद है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं दोस्तों, आप तो जानते हैं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल है कि जो चुनौती राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, आखिर क्या इसी से डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या इंडिया की तरफ से जो चुनौती है उससे डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या इंडिया के सामने घमंडिया शब्द को लाकर जनता के बीच नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ ये घमंडिया है, ये परिवारवादी है, ये तुष्टीकरण वाली पार्टी है? ये साबित हो पाएगा? बहुत कुछ है इस कार्यक्रम में, आइए अब